काफ़ी सदस्यों ने इस गंभीर मामले के बारे में अपना चिंता जताई है। खास करके नरेश अग्रवाल जी ने जो मुद्दा उठाया और उस मुद्दे के ऊपर ध्यानाकर्षण किया, तो मैं उनको और बाकी सदस्यों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। इस दवाइयों का उपलब्धता और उसके दामों के बारे में केवल भारत सरकार नहीं, देश के कई राज्य सरकारों ने भी, प्रदेश सरकारों ने भी इसके बारे में कई पहल किए हैं। यानी 17 प्रदेश सरकार अपने सभी सरकारी अस्पतालों में और प्राथमिक केंद्रों में उचित मूल्य यानी उचित दवाइयाँ मुहैया करने का उन्होंने योजना बनाई है। और सभी प्रदेशों से हमारे फार्मा डिपार्टमेंट ने बातचीत भी किए हैं। बाकी प्रदेशों ने हमको आश्वस्त किया है इस साल के अंत तक बाकी प्रदेशों ने भी ऐसे फ्री मेडिसिन देने का उन्होंने योजना बनाएंगे। यानी मध्य प्रदेश में शुरू किया है, बंगाल ने शुरू किया है, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, राजस्थान चला रही है और अच्छे तरीके से हमारे तमिलनाडु में वहाँ के सरकार चला रही है। ऐसे कई सरकारें चला रही है, यानी 17 सरकारें चला रही। उन सभी सरकारों को इस सदन के द्वारा मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा और साधुवाद भी देना चाहूँगा। मित्रों, यानी ये हमारे सम्मानीय सांसदों को मैं कहना चाहूँगा, इस हाउस को कहना चाहूँगा, यानी ये हमारे एनपीपीए के द्वारा, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा हम ये दवाइयों का दाम नियंत्रण के एक प्रक्रिया करते हैं। उस प्रक्रिया के तहत अब तक 895 दवाओं का हमने दाम घटाए हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा, इसके कारण 4,988 करोड़ का लाभ कंज्यूमर को, ग्राहकों को मिला है। यानी पूरा देश में ऐसे बेसिक फॉर्मुलेशन 3,000 है और उसके ऊपर 19,000 उसका अलग अलग डोसेज होते हैं और उस डोसेज के हिसाब से ये 15% होगा, 20% होगा, ये अपने जगह पर है। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय जी आपके द्वारा, यानी 2011 में जब हमने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन तय किया, 530 दवाइयों का दाम नियंत्रण करने के लिए 24 महीने लगे थे। लेकिन अभी 2015 में जब हम एसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट बनाए तो 3 महीने में 404 दवाइयों का हमने दाम नियंत्रण किया। इसमें कार्डियोवैस्कुलर है दवाइयां है, एंटी डायबिटिक दवाइयां है, एंटी एचआईवी दवाइयां है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाइयां है, एंटी कैंसर दवाइयां है, एंटी इन्फेक्टिव दवाइयां है और यानी जो सीएनएस संबंधी रोग है उसके लिए दवाइयां है, वो भी दवाइयां है। वाइस चेयरमैन सर, जो ओवर प्राइसिंग करते हैं ऐसे कंपनियों के ऊपर हमने कार्रवाई किया है। आज तक 1,435 कंपनियों को हमने डिमांड नोटिस दिया है और 4,929 करोड़ 48 लाख रुपए का डिमांड नोटिस हमने रेज किया है। और
इस डिमांड नोटिस के तहत 386 करोड़ रुपए हमने अमाउंट रियलाइज किया है और बाकी 3,700 करोड़ रुपए लिटिगेशन में है, उसको हम परस्यू कर रहे हैं। और हमारे माननीय सांसद तिरुचि शिवाजी ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में और बाकी सदस्य भी इसके बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ये 2008 में शुरू की गई, यानी पूरा देश भर में जेनरिक मेडिसिन मुहैया करने के लिए उसका 3 प्रिंसिपल्स रहा, यानी ऑथेंटिसिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, यानी 3A का एक प्रिंसिपल। उसके तहत यानी जेनरिक मेडिसिन मुहैया करे और जो आज के दिन में ब्रांडेड जेनरिक का दाम है और पेटेंटेड ब्रांड मेडिसिन है उससे 10%, 20%, 30% दामों में ये जेनरिक मेडिसिन मुहैया करे। इसके लिए जेनरिक दुकानें, जेनरिक मेडिसिन का केंद्र शुरू किया गया, लेकिन 2014 तक केवल मात्र 100 केंद्र ऐसे शुरू कर पाए। लेकिन इस बजट में माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने इस बजट में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 3,000 केंद्र हम शुरू करेंगे ऐसे घोषणा की और पिछले केवल मात्र 3 महीने में हमने 250 से ज्यादा इसको ऐड किया है। आज के दिन में केवल 100 नहीं 350 जन औषधि केंद्र हम शुरू कर चुके हैं। उसके साथ अन्य प्रदेशों के साथ और अन्य संस्थाओं के साथ और 3,000 जेनरिक दुकान शुरू करने का हमने MOU भी कर चुके हैं। इसलिए आप सबके द्वारा यानी इस सदन के द्वारा मैं सभी प्रदेश सरकारों से भी निवेदन करता हूं, कई स्वयं सेवा संगठनों से भी मैं निवेदन करता हूं, यानी भारत सरकार के साथ वो MOU करे जेनरिक दवाइयों के बारे में, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के केंद्र खोलने के लिए और जहां मुफ्त में दवाई मुहैया कर रहे कोई प्रदेश वो डायरेक्टली मार्केट से न ले वो दवाइयां वो ये जेनरिक मेडिसिन का हमने जो व्यवस्था किया है जो मार्केट प्राइस से 30% दाम में मिल जाता है उससे वो ले, ये भी हम आग्रह करना चाहेंगे। और PSUs के बारे में कई मेंबर यहां रेस किया। मैं आप सबको माननीय वाइस चेयरमैन साहब के द्वारा एक खुशखबरी कहना चाहूंगा। सभी PSUs को चलाने का मकसद भारत सरकार का है, कोई PSU हम बंद नहीं करना चाहेंगे। IDPL और HAL का दवाई योजना के तहत जन औषधि योजना के तहत 3,000 सेंटर खोलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अगर आपको लिख के भेज दे कि हमारे हर जिले में आप एक सेंटर खोल दीजिए तो आप खोलने को तैयार हैं? हम उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक नहीं 100 से अधिक केंद्र खोलने के लिए तैयार हैं। If the states ask, will you respond? That is the question. मंत्री जी, it is not Uttar Pradesh. If any other state, कोई स्टेट आपसे पूछा तो क्या वैसे रिस्पांस करेंगे क्या? वो इशू है। कुल मिलाकर के इस साल में हम 3,000 जनौषधि केंद्र खोलना चाहेंगे। वो 3,000 जनौषधि केंद्र हर प्रदेश में हमको खोलना पड़ेगा, यानी हर प्रदेश में 100, 150, 200 हम जनौषधि केंद्र खोल सकेंगे। यानी हर प्रदेश में जहां एक मैं बता रहा हूं, हर प्रदेश में जहां जिला अस्पताल होगा वहां यदि एक जनौषधि केंद्र खोलेंगे, वहां के गरीब जो मरीज आते हैं उनको उससे काफी फायदा मिलेगा। और
पीएसयूज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जो आईडीपीएल और एचएएल ये दोनों को रिवाइव करने का हमने प्लान बना चुके हैं और इसको रिवाइव करेंगे। और केएपीएल वो प्रॉफिट में है। बीसीपीएल का यानी बंगाल का जो हमारा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड है, फार्मा लिमिटेड है, पीएसयू है, वो उसका सेल्स पिछले 2 साल में 3 गुना बढ़ चुका है। आईडीपीएल 20 साल में पहली बार इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर चुकी है आईडीपीएल। और आरडीपीएल जो है वो आरडीपीएल का भी हम नहीं, आईडीपीएल उत्तरांचल में है, आईडीपीएल गुड़गांव में है, आईडीपीएल हैदराबाद में है, आईडीपीएल का कई प्लांट्स है। तो कुल मिलाकर के आईडीपीएल नुकसान में था, अभी वो इस साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ चुकी है। और वैसे ही आरडीपीएल का भी हम ताकत बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है आरडीपीएल भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट करेगी। और जो फार्मा के 5 पीएसयूज हैं, वो 5 पीएसयूज को हम बरकरार रखेंगे, अभी उसको रिवाइव करेंगे। अभी कई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ चुके हैं, सबको हम प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज करेंगे, किसी को नहीं बंद नहीं करेंगे। यह आश्वासन मैं इस सदन को दे रहा हूं। और जो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ चर्चा हो रही थी, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ मौजूद है, तो ये दोनों संस्थाओं के द्वारा सभी फिजिशियंस को, सभी डॉक्टर्स को हमने सर्कुलर भी भेजा है, प्रार्थना भी किया है, वो प्रिस्क्रिप्शन जेनरिक में लिखे। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्रिप्शन को जहां तक संभव है, एज फार एज पॉसिबल, ये फ्रेज को यूज किया है। इसलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसको अनिवार्य करे, इसको मैंडेटरी करे, यानी जेनरिक में लिखने का प्रिस्क्रिप्शन को। यह आग्रह हमने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय को किया है। मुझे लगता है हमारे इस प्रयास से हम कामयाब भी होंगे। और दूसरा, हमने ये भी एक रूल्स में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां भी ब्रांडेड का नाम लिखेंगे उसका इक्विवेलेंट जेनरिक दवाई देने का एक अधिकार उस फार्मासिस्ट को मिले, उस दवाई दुकानदार को मिले। ये भी हमने कोशिश कर रहे हैं। आपको हम बता दें, सारे डॉक्टर्स ने अपने नर्सिंग होम में एक दवाखाना खोल रखा है। आप किसी भी डॉक्टर के चलिए और वो उनका प्रिस्क्रिप्शन की दवा उसी दवाखाने में मिलेगी। तो आप जब उन्हीं का दवाखाना वही डॉक्टर हैं, तो आप कहाँ से कह देंगे कि तुम दवा जेनरिक इसमें दे दो या जेनरिक लिख दो? आप कैसे करेंगे, यही आप बता दीजिए दोनों। देखिए, अभी इसमें हमें 3 हिस्सों में सोचना पड़ेगा। जो प्रदेश सरकार मुफ्त में दवाइयां मुहैया कर रहे हैं, नंबर 2, 1 मिनट सुनिए, नो लेट हिम। Agreeing with the recommendation to advise the physicians and surgeons to prescribe the generic and low-cost medicines. This is the complication still before the Ministry of Health, and Medical Council of India is not eager to respond to that. That is a bigger complication that shall be attended to. Okay, that's what he said. Sir, there can be only 2 ways. Now you don't yield. Otherwise, sir, I'm not yielding. There can be only 2 ways. I'm taking the entire house into confidence that number 1, through Medical Council of India, we make it mandatory. And secondly, that we also bring in rules where the pharmacists can give in substitute generic medicines. I think both are on the anvil. I am hopeful very soon we are going to achieve it. And Naresh Agrawal ji has raised a very important issue.
यानी सभी अस्पताल वालों ने, प्राइवेट अस्पताल वालों ने एक दवाई का दुकान शुरू किया है, खोल के रखा है, तो इसको हम बंद नहीं कर सकते. It is their right, they can start, but at the same time, if there is a generic substitute, then that poor patient can go wherever the generic medicine is available and take that. And by and large, entire BPL patients and above poverty line patients who are less than the middle income group, they usually go to government hospitals where, as already I have told, more than 17 states have declared are running free medical treatments courtesy National Health Mission. And हमने ये सारे विषयों में एक कोड ऑफ कंडक्ट लाने की भी कोशिश कर रहे हैं. We are working for a uniform code for pharma marketing practices to stop the unethical practices. Actually, we had made it voluntary for a year. It is not working fully. Therefore, we are contemplating to make this uniform code for pharma marketing practices a mandatory one. When we make it mandatory one, I think it will be applicable to all the pharma companies. More than 10,000 pharma companies are there. It's a sunrise industry, as many of the members said here that we are exporting to more than 200 countries. The turnover is 2 lakh crore rupees, and we are consuming 1 lakh crore rupees worth of medicines. But in that, 15% of the medicines, they come under price control. Rest is not yet under the price control. Therefore, I see that in one hand we go ahead with the price control more rigorously, and secondly, Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana, a vision of Prime Minister Narendra Modi, which he has said that in each of the block there should be a generic medicine outlet. I think that is the ultimate solution to make available affordable medicines to the people at large. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Minister. Thank you. Now we are taking up the bill, Compensatory Afforestation Fund Bill, further consideration. Already Jairam Ramesh has spoken. Now I have to only remind the members, I have to only inform the, pardon? Statement by the Minister of that is at, Defense Minister. That is at 12, I think. That is before the House adjourns. After 6. Yeah, before the House rises. No, sir, after 6, after 6. After 6. That is before House rises. Now see, so now listen to me. My problem also you should understand and appreciate that the time allotted is 2 hours. Already some time is spent. A number of speakers are there. So I will try to give maximum time, but members should restrict to their party allotted time, number 1. Number 2, then there are others category also. There are 7 names and total time is 16 minutes. Therefore, others category members can speak 3 minutes each, maximum 3 minutes each. Now, Sri Bhupendra Yadav. What is that? Yes. Sir, I have been observing since 2 years that whenever the time which the issues which concern millions of people is been squeezed in a 2 hours, 3 hours, 2.5 hours, and the issues are not discussed threadbare. I mean, it's a constraint of the time, everything is been pushing for 2 minutes, 5 minutes, 4 minutes, and so on. So what is going on, sir? So I'll tell you. I'll tell you the way I am out. concerned with this, sir. I am really concerned. I mean, because the government... I am also concerned. No, I just draw your attention, that is what I am to saying. that, sir. I am agreeing with you. I also request the Business Advisory Committee to see to it that all the sufficient time is allotted to the issues which concern millions of people, sir. That is what I am saying. I am not disagreeing with you, but the position is this. After BSc allotted time, the minutes of the BSc was read here, and I myself read the time allotted, and I think the government side also read. That was the time to point out every member has a right, if he wants,
to point out and say, we want more time. That was the time. Now the position is, BSc decide, House approved. House approved 2 hours, so now I cannot change. But your point is valid, well taken. It should be a pointer for the future. For the future. Now, The time out and allow the enough member to speak on no, this. that is if there is a motion, I will consider. Sri Bhupendra So Yadav. let the take the house. Now anyhow, let me start. You are there, you can move it at that time also. Sir, Sri Bhupendra Yadav. उपसभापति महोदय, कल जब कैंपा बिल पे चर्चा प्रारंभ हुई, तो चर्चा से ये ध्यान में आया कि जो प्रेजेंट कैंपा बिल है, ये कोई फॉरेस्ट राइट बिल के विरोध में बनाया गया बिल है। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये भी है कि भारत 1947 में आजाद हुआ और हमने फॉरेस्ट राइट 2006 में जाके दिए। आखिर क्या कारण था कि आजादी के 56 सालों तक हमने फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स को उनके राइट नहीं दिए? आखिर क्या कारण था कि देश 1947 में आजाद हुआ, ओबीसी को अधिकार जाके 1990 में मिला? तो ये पिछड़ों को, ये ट्राइबल्स को 50 साल तक अगर अधिकार नहीं मिला, उनके सम्मान से जीवन जीने का अधिकार नहीं मिला, तो इसका दोषी कौन है? और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज एक तो उनको 56 साल बाद जाकर के आपने 2006 में अधिकार दिया, आज जब उनके अधिकारों को संपन्न बनाने के लिए हम एक फंड को नेशनल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी के द्वारा खर्च करना चाह रहे हैं, तो भी उसको दिक्कत पैदा की जा रही है। यह जो कैंपा बिल है, माननीय जयराम रमेश जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया एनवायरमेंट मिनिस्टर रहते हुए, और ऐसा बहुत अच्छे तरीके से कोई भी व्यक्ति करता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने एज ए एनवायरमेंट मिनिस्टर उन्होंने जो भी अपने विषय रखे, जो भी अपनी नोटिंग्स दी, जो भी पॉलिसी गाइडलाइन बनाई, उन सबको एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। और ये बहुत अच्छी बात है सार्वजनिक जीवन में अपने विषयों को स्पष्टता से रखने के लिए, और मैं उनकी किताब का प्रशंसक भी हूं। मैंने वो किताब पढ़ी भी है, द ग्रीन सिग्नल। और जयराम जी, मैं आप ही को कोट करना चाहता हूं। आपने लिखा, A total of about ₹1,000 crore was transferred to these states for purpose of regenerating natural forest and afforestation activities in 2009-2010. This was a moment of great personal satisfaction because I had been able, within a 2 months of taking over, to break a logjam that had lasted almost 8 years of the satisfaction of all concerned. आपने 1,000 करोड़ रुपए के लिए इतना सेटिस्फेक्शन दिया, तो आज 42,000 करोड़ आ रहा है, तो अनिल माधव दवे जी को कितना सेटिस्फेक्शन होगा। और जब वो पैसा हम स्टेट्स को देने जा रहे हैं, तो आपने तो 8 साल तक वो पैसा ग्राम सभा को नहीं दिया। आपने तो कोई ऐसी 8 साल तो आपके पास थे, ये व्यवस्था तो आपके हाथ में थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम पैसा किसी बिना अकाउंट के देने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल बनाया है, इस बिल के क्लॉज 23 में जो नेशनल अथॉरिटी जो भी पैसा खर्च करेगी, वो पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल है। क्योंकि क्लॉज 23 में लिखा है, दिस क्लॉज सीक्स टू प्रोवाइड फॉर प्रिपरेशन एंड फॉरवर्डिंग ऑफ ए कॉपी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट of the annual report of national authority giving to a full account of its activity during the previous financial year. और ये then clause 24, this clause seeks to provide for laying a copy of annual report and audit report of the national authority together with a memorandum of action taken on the recommendation contained therein before each house of parliament. तो जब हम compensatory forestation का जो पैसा है, जब हम देश के स्तर पर देने वाला पैसा संसद के सामने हम रखने जा रहे हैं, राज्यों का पैसा हम राज्य की विधानसभाओं के सामने रखने जा रहे हैं,
तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी भी प्रकार से किसी उत्तरदायित्व को हमने कम करने का प्रयास किया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमने 1980 में फॉरेस्ट एक्ट बनाया, उसके बाद 1988 में हमने फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई और 2006 में हमने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, 2006 के फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो सेक्शन 4 है, उसके सबसेक्शन 7 में भी हमने जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और इसके संबंध में जो अफॉरेस्टेशन के लिए जो पैसा खर्च किया जाना है, उसमें हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रावधान किए हैं। उसको बना के रखना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करना चाहता हूं कि जो हमारे लंबे समय से, आखिर 56 साल तक इस देश के ट्राइबल्स को अगर अधिकार नहीं मिला था, अगर आखिर इस देश के ओबीसी को 50 साल तक अधिकार नहीं मिला, तो हर आदमी को अधिकार देने की जिम्मेदारी और शपथ ये हमारी सरकार ने ली और हम इसको पूरी तरीके से लागू करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो हमारे देश में बनी है, ये एक ऐसी परिस्थिति में बनी है कि जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के एक संकट के कारण एक जो हमारे लगातार जंगल कट रहे हैं उसकी समस्या से प्रभावित है। और दुनिया में अगर किसी देश में सबसे ज्यादा लोग जंगल के आधार पे अपना जीवन यापन करते हैं तो वो भारत है। सबसे बड़ी संख्या में जंगल जिनका जीविकोपार्जन का आधार है वो भारत है। और इसलिए हमारे जंगल में रहने वाले जो जनजाति समाज है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उनकी सभी गतिविधियां उनके जल, जंगल, जमीन से संचालित होती हैं। और इसलिए ये जो हमने कैंपा बिल भी जब लाए हैं तो हम ये जानते हैं कि किसी भी ऐसी भूमि की प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करना जिसका कोई और विकल्प नहीं है, विकास के लिए हमको वो करना ही पड़ेगा, तो उसका कोई वैल्यूएशन करके उसको कंपनसेशन हमको करना पड़ेगा। और जब उसको कंपनसेशन करना पड़ेगा तो पहली बार इस बिल के माध्यम से हमने जो एनवायरमेंटल सर्विसेज है और विशेष रूप से जंगल के विषय में भी, चाहे बाढ़ नियंत्रण का विषय हो, चाहे जल संसाधन का विषय हो, चाहे भूमि की उर्वरता का विषय हो, चाहे वायु की गुणवत्ता का विषय हो, जंगल हमारे केवल पर्यावरण नहीं। सर मैं 10 मिनट लूंगा, मेरी पार्टी का टाइम है। आपके पार्टी के है 26 मिनट, आपको 7 मिनट दिया गया था। 10 मिनट में पूरा तो आपके और 3-4 स्पीकर और हैं। जी मेरा विषय पूरा नहीं होगा। मैं 10 मिनट में प्लीज बी शॉर्ट। मैं शॉर्ट तो बोले नहीं है अभी तो 56 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, ही बता रहे, क्योंकि उसमें वाजपेयी जी की सरकार की भी आलोचना कर रहे, उन्होंने भी ओबीसी को कुछ नहीं दिया, ना जो है आदिवासियों को कुछ दिया। तभी तो राजनीतिक भाषण चल रहा है। बिल पे तो भूपेंद्र जी अभी आएंगे। शुक्ला जी धन्यवाद, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देश की आजादी के बाद, मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, देश की आजादी के बाद पहली बार अगर शेड्यूल्ड ट्राइब मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी ने बनाई तो आने के बाद हमने बनाई और किसी ने नहीं बनाई। आज तक आपने, आजादी हुई 40 साल तक आपने कभी सोचा नहीं कि शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई अलग से मिनिस्ट्री बननी चाहिए, कभी सोचा नहीं कि दूसरा जो ट्राइबल कमीशन था, अगर वो ट्राइबल कमीशन बनाने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। और इसलिए मैं यहाँ आलोचना करने के लिए नहीं हूं। मेरा शुक्ला जी ये निवेदन यह है कि जिन लोगों के लिए इस देश ने आजादी ली थी, जो गरीब, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए इस देश को आजादी मिली थी, उन तक अधिकार पहुंचने में देरी क्यों हुई? और सामूहिकता की जिम्मेदारी किसी एक सरकार की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए, लेकिन उसका उत्तरदायित्व लेना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इससे कोई अब इसके बाद मेरे 10 मिनट शुरू होंगे, आप सुन लीजिए ना, सच सुना नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं दिए? 2006 में राइट क्यों दिए? फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट क्यों आपने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया? आप तो सत्ता में थे,
आपके समय तो काका कालेलकर की रिपोर्ट आ गई थी, आपने क्यों नहीं काका कालेलकर के बाद मंडल कमीशन बना के रिपोर्ट? यादव जी, आप यहाँ एड्रेस करें, आप और मैं नहीं है यहाँ, और बिल पे आ जाए, आप बिल पे आ जाए और यहाँ एड्रेस करें। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, बैठ जाइए, मैं ये कहना चाहूंगा, बैठ जाइए ना, हमारे ही सपोर्ट से हुआ है भाई अनवर अली जी। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो कैंपा का जो फंड हमारे पास आज उपलब्ध है, इस कैंपा के फंड को अगर हम अपने देश के पर्यावरण की जो हमारा इको मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो जो प्रोविजन किया गया है, मेरा यह मानना है कि उस फंड को खर्च करते समय 5 बिंदुओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला, इस फंड में यह प्रोविजन किया गया है कि जो हमारे ग्रेजिंग फील्ड है, जो हमारे जिसको चारागाह मैदान, घास के मैदान कहते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में एक इकोसिस्टम को बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये केवल पशुओं के चारागाह नहीं है, ये देश की बायोडायवर्सिटी, देश की वनस्पतियों के संरक्षण के लिए और लंबे समय तक एक पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जो खाली जमीनें हमारे पास हैं, उस खाली जमीनों के लिए ये पूरे पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए काफी लाभदायी सिद्ध होते हैं। और इसलिए ये जो हमारे ग्रेजिंग फील्ड्स हैं, इनको हम परंपरागत वनों में शामिल नहीं करते। प्लीज कंक्लूड, योर 10 मिनट्स इज ओवर, प्लीज कंक्लूड। 5 मिनट सामान्यतः हम ये मान लेते हैं, बस आप 1 मिनट में कंक्लूड करिए। 5 मिनट सर, नहीं, आप you said 10 minutes, I have given you 10 minutes, please conclude, please conclude now. 5 मिनट। सामान्यतः हमारा जो ग्रामीण समुदाय है, ये बहुत बड़ी संख्या में पशुओं को चारागाह उपलब्ध कराते हैं और इसलिए इनको बचाने, पुनर्जीवित करने और इनके महत्व और मूल्यों की पहचान करने के प्रभावी प्रयास करने चाहिए। कैंपा के फंड का उपयोग भी करना चाहिए। दूसरा जो विषय है वो हमारे वेटलैंड्स हैं। हमारे जितने भी जो पानी का वाटर टेबल है उसको बनाए रखने के लिए जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो जलीय क्षेत्र जो हमारे इको पूरे सिस्टम को बना के रखते हैं और जैव विविधता को आधार प्रदान करते हैं, इस कैंपा फंड का उपयोग उसके लिए भी करना चाहिए। तीसरा जो विषय है वो जो हमारे जो फॉरेस्ट एरिया में, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, हमारे ट्राइबल्स है, उनके जो सांस्कृतिक अधिकार है, उनका जो एनवायरमेंटल सर्विसेज में जो उनका भी योगदान है, उनको ध्यान रखते हुए उनके अधिकारों के लिए होना चाहिए। लेकिन एक जो बहुत बड़ी संख्या में ये जो कॉरिडोर्स हैं हमारे, जैसे रणथंभौर और सरिस्का के बीच में कॉरिडोर है, उत्तराखंड में भी ऐसे कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स में जो जाने आने का जो जंगली जानवरों का जो एक पूरा सिस्टम है, वो कॉरिडोर्स हमारे मेंटेन रहे, वरना हमारे जंगल मेंटेन नहीं रहेंगे। एक जो रहने वाली जो ट्राइब्स जो वहां पर रहती हैं, सामान्यतः जब जंगली जानवरों के द्वारा उनके पशु का शिकार कर लिया जाता है तो उसके लिए तो उसका जो दूध देने वाला पशु है वो महत्वपूर्ण है, तो वो ऐसे जंगली जानवरों के लिए पॉइजन वगैरह गांव के आसपास रखते हैं, तो हम कभी कभी बहुत अपने अच्छे संख्या के जंगली जानवरों को खो देते हैं। इसलिए क्या कैंपा फंड के माध्यम से ये जो हमारे रहने वाले लोकल ग्रामीण ट्राइबल हैं, मैं ऐसे बहुत सारे सवाई माधोपुर के गुजर गांव में घूमा हूं, उनको उनके जो जानवर मारे जाते हैं जंगली जानवरों के द्वारा, उनके लिए भी कंपनसेशन का प्रावधान होना चाहिए ताकि वो उनके लिए फ्रेंडली बन करके रहें। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो स्थानीय समुदाय, हम ये बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के जंगल को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास स्टाफ है, उतना स्टाफ पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो लोकल जो कम्युनिटीज हैं उनका स्किल अपग्रेडेशन हो, उनके जो माइनर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस राइट्स है उसके साथ उसका वैल्यू एडिशन हो, और उसके लिए क्या हम इस प्रकार के फंड का जो है उपयोग करके इसका हम किसी प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में हमने आए दिन आग लगते हुए खतरे को देखा है, तो इस प्रकार की जो स्किल डेवलपमेंट की जो आवश्यकता है इन जंगलों को बचाने के लिए,
उसका इसका उपयोग करना चाहिए। और जो पूरी दुनिया भर में पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो हम लोगों ने लागू किया है कि जिसको हमने समाप्त कर दिया है, हम कोई पानी नहीं बना सकते, हम कितनी तरक्की कर ले, हम कभी नेचुरल जंगल पैदा नहीं कर सकते, हम उन वन्य जीवों को नहीं बचा सकते, लेकिन वहां रहने वाले जो लोग हैं, जो उन लोगों को उनके अधिकार प्रदान करना। और इसलिए सबसे अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 12 से 14 अप्रैल 2016 को जो 3rd एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो टाइगर कंजर्वेशन में उन्होंने विषय रखा था, मैं केवल उनके पैराग्राफ को कोट करूंगा। उन्होंने कहा था, हालांकि वो टाइगर कंजर्वेशन के लिए थी, बाघ संरक्षण के लिए, मैं केवल उसको कोट करके अपना विषय समाप्त करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा मैं कोट करना चाहूंगा, बाघ संरक्षण अथवा वन संरक्षण हमारे विकास के प्रतिकूल नहीं, अपितु यह हमारे विकास का हिस्सा है। हमारी गतिविधियां वन्य जीव एवं वनों के हित में हो। पारिस्थितिकीय मूल्य हमारी जरूरत है और हमें प्राकृतिक संपदा, इन्हें प्राकृतिक संपदा अर्थात नेचुरल कैपिटल मानना चाहिए। कुछ बाघ संरक्षित क्षेत्रों का हमारी संस्थाओं ने जो आर्थिक मूल्यांकन किया है वह बताता है कि ये संरक्षित क्षेत्र हमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। ये हमारे पारिस्थितिकीय सुविधाएं हैं जो हमें स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इसलिए हमें इस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र को विकास के प्रतिकूल न मानकर विकास के वास्तविक सहयोगी के रूप में पहचान करनी होगी और कैंपा फंड सही तरीके से खर्च हो, राज्यों को यह पैसा जाए, इसमें किसी प्रकार की देरी ना हो, जिसके कारण हमारे यहाँ पे जो जंगल जमीन के जो अधिकार की जो बात होती है उसकी संरक्षा हो, हमारे वन्य जीवों की सुरक्षा हो, हमारे जंगल बचे, देश की बायोडायवर्सिटी और देश का जो हमारा इकोसिस्टम है वो बचे। और इसमें सभी लोग जो दल इसमें एक साथ आकर के जो सहयोग कर रहे हैं, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, इसकी एक लंबे समय से आवश्यकता थी और आज पूरा सदन इसको जो समर्थन दे रहा है, ये एक बहुत अच्छे कानून का निर्माण करने के लिए, देश के पर्यावरण संतुलन के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। चौधरी मुनव्वर सलीम।